हे एवरीवन, सो गाइस कैसे हैं आप सभी। ऐसा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस आज के इस लेक्चर में हम चरक संहिता सूत्र अध्याय 14 जो कि स्वेद अध्याय स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको स्नेहन और स्वेदन जिसे पूर्व कर्म भी कहा गया है, तो इसका मैं आपको शॉर्ट में कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि आखिरकार स्नेहन और स्वेदन कर्म होता क्या है और पंच कर्म करने से पहले पूर्व कर्म करने को क्यों कहा गया है। ठीक है, तो इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए हम क्या करेंगे, आज का हमारा जो टॉपिक है जो कि स्वेद अध्याय, इस टॉपिक को हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम को ज्यादा वेस्ट न करते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस जैसे कि आप सभी जानते हैं, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद व्याधि क्या होती है। अगर हम आयुर्वेद के अनुसार डिसीज को डिफाइन करें तो क्या होता है, द इम्बैलेंस्ड स्टेट ऑफ वात पित्त कफ दोष इज नोन एज डिसीज, है ना। तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद व्हाट इज डिसीज, व्हाट इज डिसीज, डिसीज क्या होता है। द इम्बैलेंस्ड स्टेट ऑफ वात पित्त एंड कफ दोष is known as disease, is known as disease। ठीक है, यानी कि वात पित्त कफ अगर ये विषम अवस्था में होते हैं, अगर हम प्योर आयुर्वेद की भाषा में देखें तो क्या हो जाएगा, वात पित्त कफ अगर ये तीनों दोष हमारी बॉडी में विषम अवस्था में रहते हैं, है ना, विषम अवस्था में रहते हैं, विषम अवस्था यानी कि इम्बैलेंस स्टेट में रहते हैं, तो हमको क्या होता है, किसी न किसी प्रकार की व्याधि होती है। और अगर ये तीन क्या होते हैं, साम्य अवस्था में रहते हैं, अगर ये तीन साम्य अवस्था में रहते हैं तो हम क्या कहलाते हैं, हम स्वस्थ कहलाते हैं। ठीक है, साम्य अवस्था यानी कि बैलेंस स्टेट में रहते हैं तो हम क्या कहलाते हैं, हम स्वस्थ कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो वात पित्त कफ ये हमारी बॉडी में विषम अवस्था में आ जाते हैं यानी कि इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो इससे क्या होगा, हमको किसी न किसी प्रकार की व्याधि होगी। ठीक है, तो फिर इस व्याधि को दूर करने के लिए, इस व्याधि का नाश करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको वापस ये जो वात पित्त कफ है इनको साम्य अवस्था में लाना होगा, है ना, वापस इनको क्या करना होगा, साम्य अवस्था में लाना होगा। ठीक है, तो इनको वापस साम्य अवस्था में लाने के लिए आयुर्वेद में दो प्रकार की चिकित्सा बताई गई है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम द्विविध चिकित्सा कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम द्विविध चिकित्सा भी कहते हैं। द्विविध चिकित्सा के अंतर्गत किसे लिया गया है, इसको चलिए यहाँ पर देखते हैं, है ना, थोड़ा नए पेज में। तो द्विविध चिकित्सा के अंतर्गत किसे लिया गया है, द्विविध चिकित्सा के अंतर्गत यहाँ पर एक तो समन चिकित्सा को लिया गया है, द्विविध चिकित्सा के अंतर्गत किसे लिया गया है, तो एक तो यहाँ पर समन चिकित्सा को लिया है और दूसरा यहाँ पर किसको लिया है, शोधन चिकित्सा। समन चिकित्सा क्या होती है, तो समन चिकित्सा वह चिकित्सा पद्धति है जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें बढ़े हुए दोषों को शरीर में ही शांत किया जाता है, शरीर में ही शांत किया जाता है। यानी कि यहाँ पर दोषों को शरीर से बाहर निकालने के बजाय दोषों को क्या किया जाता है, शरीर में ही शांत किया जाता है। वही अगर हम शोधन चिकित्सा की बात करें तो शोधन चिकित्सा में क्या करते हैं, शोधन चिकित्सा में बढ़े हुए दोषों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, जब आपकी कोई व्याधि कौन से स्टेज में होती है, इनिशियल स्टेज में होती है, तो फिर चिकित्सक क्या करता है, पेशेंट पर समन चिकित्सा करता है ना। और अगर आप ये चाहो कि समन चिकित्सा से ही आप व्याधि को जड़ से समाप्त कर दो, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि आपकी समन चिकित्सा जो होती है
वो सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, वो सिर्फ और सिर्फ सिम्टम्स को एलिमिनेट करती है, या सिम्टम को क्या करती है, रिड्यूस करती है। यानी कि यहाँ पर आप लक्षणों को क्या करते हो, कम करते हो। लेकिन अगर आप ये चाहो कि मैं व्याधि को जड़ से समाप्त कर दूं शमन चिकित्सा के थ्रू, तो वो संभव नहीं है। अगर आपको किसी भी व्याधि को जड़ से समाप्त करना है तो आपको फिर क्या करना होगा, आपको यहाँ पर शोधन चिकित्सा करना होगा। लेकिन अगर मान लो व्याधि इनिशियल स्टेज में, तो चिकित्सक क्या करता है, चिकित्सक शमन चिकित्सा करता है। अगर मान लो पेशेंट वीक है, वीक यानी कि बच्चा है 8 साल से कम उम्र का, है ना, या कोई बुजुर्ग व्यक्ति है ना, तो ये शोधन चिकित्सा में जो होने वाले कर्म है उनको सह नहीं पाते, तो फिर बच्चों पे, बूढ़ों पे कौन सी चिकित्सा की जाती है, शमन चिकित्सा की जाती है। ठीक है, तो इस तरह से अगर व्याधि इनिशियल स्टेज में होती है ना, अगर पेशेंट वीक है तो फिर यहाँ पर क्या करते हैं, हम शमन चिकित्सा करते हैं। शमन चिकित्सा कितने प्रकार की होती है, शमन चिकित्सा 7 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 7 प्रकार की होती है। जैसे कि नंबर 1 दीपन, नंबर 2 पाचन, नंबर 3 लंघन, नंबर 4 त्रीट, नंबर 5 व्यायाम, नंबर 6 आतप और नंबर 7 मारुत। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 7 क्या है, शमन चिकित्सा है। और इनसे क्या किया जाता है, दोषों को शरीर में ही शांत किया जाता है। और अगर कोई व्याधि इनिशियल स्टेज में होती है ना, या पेशेंट वीक होता है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, हम शमन चिकित्सा करते हैं। लेकिन शमन चिकित्सा किसी भी व्याधि का जड़ से इलाज नहीं करती है। अगर आपको किसी भी व्याधि का जड़ से इलाज करना है तो आपको क्या करना होगा, शोधन चिकित्सा कराना होगा। और शोधन चिकित्सा में क्या किया जाता है, बड़े हुए दोषों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, और ये कितने प्रकार की होती है, ये 5 प्रकार की होती है। शोधन चिकित्सा कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 वमन, नंबर 2 विरेचन, नंबर 3 अनुवासन बस्ती, नंबर 4 निरूह बस्ती एंड नंबर 5 नश्य, जिसे शिरोविरेचन भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 5 प्रकार की क्या होती है, ये शोधन चिकित्सा होती है। इसे ही शॉर्ट में हम क्या बोल देते हैं, इन्हें ही हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, पंचकर्म बोल देते हैं। ठीक है, तो अगर आपको क्या करना है, किसी भी व्याधि को जड़ से समाप्त करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पंचकर्म चिकित्सा करनी होगी। लेकिन आयुर्वेद में ये बोला गया है कि पंचकर्म करने से पहले आपको क्या करना है, पेशेंट को शोधन चिकित्सा के लिए प्रिपेयर करना है ना। आपको क्या करना है, पंचकर्म करने के लिए किसी भी पेशेंट पर, उससे पहले आपको क्या करना है, पेशेंट को शोधन चिकित्सा के लिए, है ना, शोधन चिकित्सा के लिए उसे क्या करना है, उसे प्रिपेयर करना है ना, उसे क्या करना है, प्रिपेयर करना है। जिसे आयुर्वेद में क्या बोला गया है, आयुर्वेद में पूर्व कर्म बोला गया है। यानी कि आपको अगर मान लो किसी पेशेंट पर शोधन चिकित्सा करना है, यानी कि पंचकर्म करना है, तो आप सीधे उसका पंचकर्म करने मत लग जाना। जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति को विरेचन कराना है ना, तो डायरेक्ट आपको विरेचन नहीं करना है। विरेचन करने से पहले आपको क्या करना है, उस पेशेंट को विरेचन के लिए प्रिपेयर करना है। यानी कि उस पर आपको क्या करना है, पूर्व कर्म करना है ना। पूर्व कर्म को इंग्लिश में हम प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसे हम, प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर भी बोल सकते हैं, या इसे पेशेंट प्रिपरेशन के नाम से भी जानते हैं। मॉडर्न में इसे पेशेंट प्रिपरेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, किसी भी व्यक्ति को शोधन चिकित्सा करने से पहले उसको क्या करना है, शोधन चिकित्सा के लिए तैयार करना है। इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे हम पूर्व कर्म कहते हैं। और आयुर्वेद में पूर्व कर्म के अंतर्गत किसे लिया गया है, पूर्व कर्म के अंतर्गत एक तो यहाँ पर स्वेदन कर्म को लिया गया है और दूसरा यहाँ पर स्नेहन कर्म को लिया गया है। ठीक है,
लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हमको पूर्व कर्म आखिरकार करना क्यों है। सवाल आया होगा आपके मन में भी कि डायरेक्ट हम शोधन चिकित्सा करने क्यों नहीं लग जाते हैं, इससे पहले पूर्व कर्म क्यों करना होता है। तो इसके आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। तो देखिए देखिए हमने क्या बोला, शोधन चिकित्सा करने से पहले, शोधन चिकित्सा करने से पहले आपको क्या करना है, आपको पूर्व कर्म करना है। पूर्व कर्म यानी कि स्नेहन और स्वेदन, स्नेहन और स्वेदन। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा तो आप समझने की कोशिश करो यहाँ पर। तो देखिए स्नेहन, स्नेहन का मतलब क्या होता है, स्नेहन का मतलब होता है चिकनाहट, यानी कि यहाँ पर आप क्या करते हो, स्नेह द्रव्यों का उपयोग करके, चिकने द्रव्य जैसे कि बात करते हैं घृत हो गया, तेल, वसा, मज्जा, इस तरह से स्नेह द्रव्यों का उपयोग करके आप क्या करते हो, दोषों को कोमल बनाते हो, दोषों को मृदु बनाते हो। क्या करते हो आप, दोषों को नरम करते हो। अगर हम देसी लैंग्वेज में बोले तो आप क्या करते हैं यहाँ पर, स्नेहन कर्म के द्वारा दोषों को क्या करते हो, नरम बनाते हो। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, उसके बाद आप स्वेदन कर्म करते हो। स्वेदन यानी कि आप क्या करते हो, गर्म करते हो, है ना, दोषों को गर्म करके पिघलाते हो, है ना, गर्म करके क्या करते हो, पिघलाते हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, स्नेहन से आपने क्या कर दिया, दोषों को नरम कर दिया, स्वेदन से आपने क्या कर दिया, उनको पिघला दिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो शाखाओं में स्थित दोष है, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो शाखाओं में स्थित दोष है, शाखाओं में स्थित दोष है, तो ये पूर्व कर्म के द्वारा कोमल या मृदु होकर कहाँ पर आ जाएंगे, कहाँ पर आ जाएंगे, कोष्ठ में आ जाएंगे। कोष्ठ यानी कि अमाशय, कोष्ठ यानी कि अमाशय या पक्वाशय में आ जाएंगे। ठीक है, फिर अमाशय और पक्वाशय में जैसे ही ये आ जाते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, पंचकर्म के द्वारा इनको क्या कर देंगे, हम शरीर से बाहर फेंक देंगे, शरीर से बाहर फेंक देंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, शोधन चिकित्सा करने से पहले हमने पूर्व कर्म किया, जिससे क्या, हमने क्या किया, जिससे जिससे जो शाखाओं में स्थित दोष है उनको कोमल और मृदु बनाकर खींच तान कर हम कहाँ पर ले आए, कोष्ठ में ले आए। एक बार जब ये कोष्ठ में आ गए तो उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने इन पर पंचकर्म किया और पंचकर्म से इनको हमने क्या कर दिया, शरीर से बाहर फेंक दिया। ठीक है, अगर अमाशय में है यानी कि ऊपर साइड है तो हम क्या करेंगे, वमन के द्वारा ऊपर से बाहर निकाल देंगे। अगर ये पक्वाशय में है तो क्या करेंगे हम, बस्ती विरेचन इसके द्वारा हम इनको बाहर फेंक देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से पूर्व कर्म से क्या किया जाता है, जो शाखागत दोष है, शाखाओं में स्थित दोष है, इनको कोष्ठ में लाते हैं। फिर कोष्ठ में अगर ये ऊपर की साइड है तो वमन से बाहर फेंक देंगे, अगर नीचे की साइड है तो बस्ती विरेचन करके इनको हम बॉडी से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर आयुर्वेद में क्या बोला गया है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, दोषों को मृदु बनाना है, कोमल बनाना है, पिघलाना है, उनको कोष्ठ में लाना है, कोष्ठ में लाने कर पंचकर्म कर देना है, फिर उनको पंचकर्म के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, सबसे पहले पेशेंट को शोधन चिकित्सा के लिए प्रिपेयर करना है, यानी कि उस पर आपको स्नेहन कर्म और स्वेदन कर्म करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उस पर पंचकर्म करना है। ठीक है, तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा पूर्व कर्म का। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि आयुर्वेद में पूर्व कर्म करने का आदेश दिया है तो आपको पता होना चाहिए कि स्नेहन के लिए कौन कौन से द्रव्य का उपयोग करते हैं, कैसे स्नेहन किया जाता है, कौन से रोगी पर स्नेहन करना है, कौन से रोगी पर नहीं करना है, कितने प्रकार का स्नेहन होता है। वैसे ही आप स्वेदन को भी ले सकते हैं कि कितने प्रकार का स्वेदन होता है, कौन से रोगी पर स्वेदन कर्म करना है, कौन से रोगी पर नहीं करना है, कौन कौन से द्रव्य से स्वेदन कर्म किया जाता है। तो इनके आपको फिर क्या होना चाहिए, डिटेल नॉलेज होना चाहिए, जो कि आपको सूत्र स्थान 13 में स्नेह अध्याय और सूत्र स्थान 14 में स्वेद अध्याय, यानी कि 13 में आप स्नेहन के बारे में पढ़ोगे, 14 में आप स्वेदन के बारे में पढ़ोगे। स्नेहन के बारे में आपको डॉक्टर रित सोनी मैम पढ़ा रहे हैं और स्वेदन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए टाइम को ज्यादा वेस्ट न करते हुए अब हम क्या करते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो चलिए स्वेद अध्याय, यानी कि इस चैप्टर में आप क्या करेंगे, इस चैप्टर में आप स्वेदन कर्म के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, यानी कि कौन कौन से
द्रव्यों का उपयोग किया जाता है, कितने प्रकार के स्वेदन होते हैं, किस रोगी पर स्वेदन कर्म करना है, किस रोगी पर स्वेदन कर्म नहीं करना है। तो इस तरह से आप डिटेल में क्या पढ़ोगे, आप स्वेदन कर्म के बारे में यहाँ पर पढ़ोगे। ठीक है, तो चलिए, तो आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर नॉर्मल इंट्रोडक्शन दिया गया है स्वेदन कर्म के रिगार्डिंग। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको स्वेदन से क्या लाभ मिलता है तो उसके बारे में यहाँ पर बताया। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला, स्वेद साध्याः प्रशाम्यन्ति गदा वात कफात्मका। तो यहाँ पर ये बोला कि स्वेदन स्वेदन कर्म करने से, साध्य मतलब क्या होता है, क्रिया, स्वेदन क्रिया करने से या स्वेदन कर्म करने से क्या हो जाता है, वात और कफ रोग शांत हो जाते हैं। गदा, गदा का मतलब क्या होता है, रोग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर ये बोला कि स्वेद क्रिया करने से, स्वेद कर्म करने से क्या होता है, वात और कफ रोग शांत हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा क्यों बोला, यहाँ पर ऐसा क्यों बोला, जिसको आप समझने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले हमने क्या बोला, स्वेदन कर्म करने से वात रोग दूर हो जाते हैं। तो आप सभी जानते हैं वात कैसा होता है, वात शीतल होता है ना, और स्वेद कैसा होता है, स्वेद उष्ण होता है। तो यहाँ पर उष्ण स्वेद क्या कर देगा, शीतल वात का नाश कर देगा। ठीक है, वही अगर हम बात करते हैं कफ, तो कफ आप सभी जानते हैं, कफ कफ कैसा होता है, कफ सौम्य होता है। और श्वेत कैसा होता है, श्वेत आग्नेय होता है। यहाँ पर आग्नेय श्वेत क्या कर देगा, सौम्य कफ का नाश कर देगा। ठीक है, फिर साथ में यहाँ पर आचार्य सुश्रुत ये बोलते हैं कि अगर अगर वात और कफ दोष के साथ क्या है, अल्प मात्रा में पित्त दोष है, तो आपको फिर क्या करना चाहिए, आपको फिर द्रव स्वेद करना चाहिए। द्रव स्वेद यानी कि आपको लिक्विड मीडियम का उपयोग करते हुए आपको स्वेदन कर्म करना चाहिए। लिक्विड मीडियम यानी कि जैसे कि बात करते हैं, आप कोई मेडिकेटेड ऑयल का उपयोग करके क्या कर सकते हो, स्वेदन कर्म कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि वो द्रव के गर्म होने से वात और कफ रोग दूर हो जाएंगे और उसके द्रव होने से यहाँ पर पित्त रोग दूर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर सबसे पहले क्या बताया, स्वेदन से आपको क्या लाभ मिलता है इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी। तो आप यहाँ पर देखिए, स्वेद क्रिया होने से क्या होता है, वात और कफ के रोग क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, है ना। और सुश्रुत प्रबल वात कफ के साथ अगर मान लो अल्प मात्रा में पित्त का संबंध होता है, तब आपको क्या करना चाहिए, द्रव स्वेद करना चाहिए। उनका कहना है कि द्रव को अधिक गर्म करके स्वेद में जो प्रयोग किया जाता है, तो वह गर्म होने से क्या कर देगा, वात और कफ का, तथा द्रव होने से क्या कर देगा, पित्त को शांत कर देगा। तो इस तरह से यहाँ पर पहले श्लोक में क्या बताया, स्वेदन से आपको क्या क्या लाभ होता है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, स्नेहन क्रिया के बाद आपको स्वेदन कर्म करने से क्या लाभ मिलेगा इसके बारे में यहाँ पर बताया। तो इसका आप श्लोक देखिए, स्नेह पूर्व प्रयुक्तेन स्वेदनाव जीते अनिले पुरीस मूत्र रेतांसी न सज्जंती कथम चना। तो यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर ये बोला कि स्नेहन क्रिया करने के बाद अगर आप क्या करते हैं, स्वेदन कर्म करते हैं, तो इससे आप क्या कर लेते हो, इससे आप वात को जीत लेते हो, है ना। इससे आप क्या कर लेते हो, वात को जीत लेते हो। वात को जीत लेने का मतलब क्या हो जाएगा, वात का आप क्या कर देते हो, नाश कर देते हो। ठीक है, और आप सभी जानते हैं पुरीस यानी कि मल, मूत्र और रेतांशी यानी कि शुक्र, तो ये तीनों सबसे ज्यादा किसके द्वारा दूषित होते हैं, वात दोष के द्वारा दूषित होते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले स्नेहन कर्म करने के बाद स्वेदन कर्म से अगर आप वात का नाश कर देते हैं, तो इससे क्या होगा, पुरीस, मूत्र और रेतांशी यानी कि शुक्र, ये क्या हो जाएंगे, आपकी बॉडी से अच्छी तरह से बाहर निकल जाएंगे, यानी कि शरीर में ये रुकेंगे नहीं, है ना। क्यों, क्योंकि सबसे पहले आपने क्या कर दिया, वात दोष का नाश कर दिया। और वात दोष ही क्या करता है, सबसे ज्यादा मल को, मूत्र को और शुक्र को क्या करता है, दूषित करता है। तो आपने सबसे पहले वात का नाश कर दिया, तो इससे क्या हो जाएगा, आपके मल, मूत्र और शुक्र ये दूषित नहीं होंगे और अच्छी तरह से क्या हो जाएंगे, बॉडी से बाहर निकल जाएंगे, यानी कि ये बॉडी में रुकेंगे नहीं। ठीक है, तो स्वेदन कर्म करने से क्या लाभ मिलता है, वात दोष नाश हो जाता है, वात दोष का नाश हो जाता है, और इससे क्या होता है, अच्छी तरह से पूरी मूत्र और शुक्र ये बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, यानी कि बॉडी में रुकते नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पर स्नेहन क्रिया करने के बाद स्वेदन क्रिया से क्या होता है, वात दोष दूर कर लेने पर मल, मूत्र और शुक्र ये शरीर में किसी प्रकार रुकते नहीं है। ठीक है, चलिए
अब हम बात करते हैं यहाँ पर स्वेदन की प्रशंसा की गई है यहाँ पर, है ना, कि आपको स्वेदन कर्म क्यों करना चाहिए, तो उसकी यहाँ पर प्रशंसा की गई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या बोला, देखिए शुष्क शुष्काण्यपि ही काष्ठानि स्नेह स्वेद स्नेह स्नेह स्वेद उपपादने नमयन्ति यथा न्यायम किम पुनर्जीवितो नरान। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला गया है, यहाँ पर स्नेहन की प्रशंसा की गई है, और स्नेहन की प्रशंसा करते हुए यहाँ पर ये बोला कि जैसे कि आप सभी जानते हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो बांस का डंडा होता है ना, ये जैसे कि मान लो ये क्या है, ये बांस का डंडा है ना, बांस का डंडा है। तो आप सभी जानते हैं कि अगर आप क्या करते हो, एक सीधे बांस का जो डंडा होता है उस पर अगर आप क्या करते हो, स्नेहन और स्वेदन करते हो, है ना, उस पर अगर आप क्या करते हो, स्नेहन और स्वेदन करते हो। स्नेहन और स्वेदन का मतलब क्या हो जाएगा कि जो भी बांस का डंडा है, जैसे कि मान लो ये क्या है, आपका बांस का डंडा है, ठीक है, तो इस पर आप क्या करो, स्नेहन करो। स्नेहन यानी कि इस पर आप क्या कर दो, तेल लगा दो, है ना। ये बांस का डंडा अभी क्या सीधा है, इस पर आप क्या करते हो, तेल लगाते हो। तेल लगाने के बाद इसको आप क्या करते हो, आग में सेकते हो। तो इसको आप चाहे जैसा फिर उसके बाद क्या कर सकते हो, मोड़ सकते हो, यानी कि कोमल बना सकते हो इसको, है ना। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जब एक सीधे बांस के डंडे पर स्नेहन और स्वेदन किया जाता है तो ये कैसा हो जाता है, मृदु हो जाता है। फिर उसके बाद आप चाहे जैसे इसको क्या कर दो, मोड़ दो। या अगर मान लो कोई टेढ़ा है, अगर मान लो कोई इस प्रकार से मान लो कोई टेढ़ा बांस का डंडा है ना, तो इस पे भी अगर आप क्या करते हो, स्नेहन और स्वेदन करते हो, यानी कि इस पे अगर क्या करते हो, तेल लगाते हो, फिर उसके बाद आग देते हो, तो इसको भी आप क्या कर सकते हो, टेढ़े को सीधा कर सकते हो। यानी कि स्नेहन और स्वेदन से जब यहाँ पर बांस के डंडे को कोमल बनाया जा सकता है, तो फिर हम तो क्या है, मनुष्य तो एक जीव है, तो इसको कोमल क्यों नहीं बनाया जा सकता, तो अवश्य ही इसको कोमल बनाया जा सकता है, किसके द्वारा, स्नेहन और स्वेदन कर्म के द्वारा। साथ में यहाँ पर इन्होंने ये बोला कि अगर अगर आप क्या करते हो, बिना पूर्व कर्म यानी कि बिना स्नेहन और स्वेदन से अगर किसी व्यक्ति पर शोधन चिकित्सा करते हो, तो आपका शरीर ठीक उसी प्रकार से टूट जाता है जिस प्रकार से आप बांस के डंडे को बिना स्नेहन और स्वेदन करके इसको मोड़ने की कोशिश करते हो। आप देखना, एक सूखी बांस की डंडी लेना और उसका सा मोड़ना, तो मुड़ेगी नहीं, वो टूट जाएगी, मतलब वो नमेगी नहीं, नवेगी यानी कि वो इस तरह से नवेगी नहीं, वो क्या हो जाएगी, वो टूट जाएगी। लेकिन इसी बांस के डंडे पर अगर आप क्या करते हो, स्नेहन और स्वेदन करते हो, उसके बाद इसको मोड़ते हो, तो ये टूटेगी नहीं, ये इसको आप चाहे जितना मोड़ सकते हो। ऐसे ही यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि अगर आप बिना बिना पूर्व कर्म से यानी कि बिना स्नेहन और स्वेदन से व्यक्ति पर शोधन चिकित्सा करते हैं, तो जिस प्रकार से सूखे बांस के डंडे को आप जब मोड़ते हो तो टूट जाता है, तो इस प्रकार से आपका शरीर भी क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर सबसे पहले क्या बोला गया है कि आपको शोधन कर्म के पहले क्या करना है, स्नेहन और स्वेदन करना है। जिससे क्या हो जाएगा, आपका जो शरीर है या दोष है वो क्या हो जाएंगे, कोमल हो जाएंगे। फिर इसको आप शोधन कर्म से बाहर निकाल सकते हो, है ना। तो यहाँ पर एक लाइन में अगर बोले तो ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आप बांस के डंडे को स्नेहन और स्वेदन के द्वारा मृदु बना सकते हो, है ना, और फिर उसके बाद चाहे जितना इसे आप मोड़ सकते हो, ठीक उसी प्रकार से आप मनुष्य को भी स्नेहन और स्वेदन के द्वारा क्या कर सकते हो, मृदु बनाकर उसके बाद आप उस पर शोधन चिकित्सा कर सकते हो। ठीक है, चलिए, इस प्रकार से यहाँ पर स्वेदन की प्रशंसा की गई है। और यहाँ पर बांस की डंडे इसकी उपमा लेकर, यानी कि इससे कंपैरिजन करके, यानी कि बांस के डंडे पर जब आप स्नेहन और स्वेदन करते हैं तो इससे आपको क्या रिजल्ट मिलता है, तो इससे उपमा देकर क्या किया गया है, शरीर पर स्नेहन और स्वेदन कर्म करते हैं तो उसकी प्रशंसा की गई है। ठीक है।